नमस्कार। क्या भारत की संसद में निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं? क्या लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र की मजबूती है या सियासी रणनीति? आज इसी मुद्दे पर बात होगी। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब की। आज उसी चर्चा की घटनाक्रम की चर्चा करूंगा जिसने बजट सत्र के बीच राजनीतिक हलचल को देश में तेज कर दिया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है। अब चर्चा ऐसी है कि 9 मार्च 2026 को इस अविश्वास प्रस्ताव का मोशन पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ये बजट सत्र का जो सेकंड हाफ का फर्स्ट डे होगा उस दिन ये हो सकता है। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, क्यों हुआ? विपक्षी दलों के सांसदों ने 10 फरवरी 2026 को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय में दिया। जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव पर लगभग 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जो इसे चर्चा के लिए स्वीकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या मानी जाती है। यानी प्रक्रिया की पहली शर्त पूरी हो चुकी है, पहली सीढ़ी पार कर ली जा चुकी है। अब सवाल है, प्रस्ताव लाने की वजह क्या है? विपक्ष का आरोप है कि बजट सत्र के दौरान स्पीकर ने उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। विपक्षी नेताओं को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के अवसर सीमित कर दिए गए और खास तौर पर विपक्ष के नेता लोकसभा में जो है राहुल गांधी को उनको वक्त नहीं दिया गया बोलने का। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर भी विवाद सामने आया है। 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। विपक्ष का कहना है कि यह केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि संसद की निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। खबरों के अनुसार ओम बिरला ने कहा कि जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय लोकसभा के भीतर नहीं हो जाता, वो स्वयं लोकसभा की चेयर पर नहीं बैठेंगे, जबकि ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। इन्होंने खुद फैसला लिया। ये एक अप्रत्याशित और असामान्य कदम माना गया। इससे संसद के भीतर राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आमतौर पर स्पीकर पद पर बने रहते हुए ही इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रक्रिया की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए सदन के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार होने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, जो यहां पर 118 ने चिट्ठी दे दी है, पहली सीढ़ी जिसको मैंने कहा। लेकिन प्रस्ताव पारित कराने के लिए पूरी सदन के बहुमत की जरूरत होगी। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखें तो विपक्ष के पास आवश्यक संख्या नहीं है, इसीलिए संभावना कमी है कि प्रस्ताव पारित होगा। मान के चलना चाहिए कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव हारने के लिए पेश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि स्पीकर पर समय समय पर पक्षपात के आरोप लगे हैं और प्रस्ताव भी आए हैं, लेकिन आज तक किसी लोकसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया नहीं गया है। और यही कारण है इसे राजनीतिक संदेश और रणनीति के तौर पर देखा जाता है कि हम सरकार की तरफ से नुमाइंदे जो बनाए गए हैं उनको सदन में सबके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। 9 मार्च 2026 को बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के पहले दिन इस प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। अगर बहस होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट भी देखने को मिल सकती है। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष का राजनीतिक कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का प्रयास कर रहा है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या औपचारिक मात्र है या संसद की कार्यप्रणाली पर गंभीर बहस को जन्म देगा? ये बड़ा सवाल है। क्या ये विपक्ष की एकजुटता का संकेत है या सरकार पर दबाव बनाने की विपक्ष की रणनीति? ये सब 9 मार्च के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि यह मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक विश्वास का है। आपकी क्या राय है? आपकी राय का मुझे इंतजार होगा।
लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस बीच में सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि बांग्लादेश में जब शपथ ग्रहण होगा नए प्रधानमंत्री का, तारिक रहमान का, तो सरकार की नुमाइंदगी का ऑफर जो प्रधानमंत्री मोदी के पास आया है वो खुद तो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को उसी 17 तारीख को आना है। उन्होंने सरकार की तरफ से ओम बिरला को नॉमिनेट कर दिया है। तो ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री अब ढाका में जाएंगे शपथ ग्रहण में। तो सरकार कहीं ना कहीं ये स्थापित करना चाहती है कि ओम बिरला साहब के पीछे पूरी सत्ता है, पूरी सरकार है, वो अकेले नहीं है, उनको अकेला नहीं मानना चाहिए। तो अगर जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि उनको अविश्वास है, तो सरकार ये कह रही है कि उनको ओम बिरला पर विश्वास है। और नंबर इस वक्त बहुत साफ है कि विश्वास के साथ है, सरकार के साथ है, तभी विपक्ष तो विपक्ष में बैठा हुआ है, वहाँ पे उसके पास नंबर नहीं है लोकसभा में। और जब नंबर नहीं होंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप भाषणबाजी कर सकते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं, स्पीकर के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो बहुत ज़रूरी है कि स्पीकर का ऑफिस इम्पार्शियल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, अतीत में भी कई स्पीकरों के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव आए हैं, एक बार भी पास नहीं हुआ, क्योंकि स्पीकर तो सत्ता पक्ष के द्वारा ही चुना जाता है ना, उन्हीं की संख्या बल में चुना जाता है। तो स्पीकर का चुना जाना, स्पीकर का सत्ता पक्ष की तरफ सॉफ्ट रहना समझ में आता है, पर ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि स्पीकर जब सदन को लीड करें, चेयर करें, और ये संविधान भी कहता है और ये जो तमाम परंपराएं रही हैं संवैधानिक वो भी कहती है कि स्पीकर को बिल्कुल निष्पक्ष होकर जब आप चेयर पे बैठ जाएं तब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है, आप सदन के लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। लेकिन वही जिम्मेदारी विपक्ष की भी पड़ती है कि वो स्पीकर को सम्मान दें, स्पीकर की बातों के साथ खड़े रहें, स्पीकर जो कुर्सी पर बैठकर आदेश दें उसको चेयर माने, उसको चेयर के आदेश को विपक्ष माने। ये नहीं हो सकता कि विपक्ष हंगामा करे, विपक्ष पीएम को बोलने न दे, विपक्ष पीएम की चेयर के सामने जाके खड़ा हो जाए, विपक्ष के लोग सदन की टेबल पे खड़े हो जाए, हंगामा करें। तब स्पीकर अगर वहाँ बैठा हुआ है हाउस के अंदर तो वो कैसे नज़रअंदाज कर सकता है इस तरह की बदतमीजियों को, इस तरह की बेहूदगियों को। तो स्पीकर और विपक्ष के बीच में अगर सामंजस्य बनना है तो वो दोनों हाथों से बनेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, हाथ दोनों हाथ से मिलाया जाता है, एक हाथ से कोशिश नहीं हो सकती। तो विपक्ष का प्रयास कितना सफल होगा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस वीडियो में बहुत साफ हो गया। पर विपक्ष किस तरीके से ओम बिरला साहब को घेरेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ने बहुत साफ कर दिया कि ओम बिरला के पीछे वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे। नहीं तो स्पीकर को क्या ज़रूरत थी ढाका भेजने की, वहाँ तो विदेश सचिव, विदेश मंत्री भी जा सकते थे विदेश सचिव के साथ। इसका मतलब साफ है, सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि ओम बिरला तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बिरला साहब का तो भविष्य पे खतरा नहीं है, पर विपक्ष की एकता कैसी दिखाई देगी 9 मार्च की बहस में। क्या टीएमसी साथ में बोलेगी, क्योंकि टीएमसी ने हस्ताक्षर नहीं किए? क्या आम आदमी पार्टी साथ में बोलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर नहीं किए? ये ज़्यादातर वो पार्टियां स्पीकर के खिलाफ आई हैं जो राहुल गांधी के साथ सदन में खड़े होने में हिचकिचाती नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी, क्योंकि यूपी का चुनाव बीत चुका है, क्योंकि जैसे डीएमके, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आने वाला है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे वो लोग। जैसे लेफ्ट पार्टीज़, वो साथ खड़ी होंगी कि नहीं होंगी, ये भी देखना होगा। तो क्या होगा ये तो 9 मार्च को पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर ओम बिरला के भविष्य पर कोई संशय के बादल स्पीकर के तौर पर तो नहीं है। लोकसभा के वो तीसरी बार के सांसद हैं कोटा से और वो बने रहेंगे, इसमें मुझे तो संशय नहीं दिखाई देता। पर विपक्ष उनको घेर कर ये ज़रूर मैसेज देना चाहेगा कि उसके साथ सत्ता पक्ष और स्पीकर की चेयर जो है वो ज़्यादती करती है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? लोकतांत्रिक परंपराओं विश्वास के बीच में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। विपक्ष की रणनीति कितनी सटीक है इस पर भी मैं आपके सुझाव जानना चाहूँगा, और सत्ता पक्ष का जो रवैया है विपक्ष को लेकर उस पर आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे बताइएगा।